सच्चाई कोई भी नहीं जान पाया, लेकिन ऐसी ही एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी है मेरे पास, धीरज और उसके परिवार वालों के साथ जो बीती थी। धीरज उसकी दादी और उसकी माँ के साथ एक शादी अटेंड करने के लिए अपने सिटी पटना से उसके गांव बलिया जा रहा था। और उसी वक्त धीरज की दादी ने कहा कि ये वही रास्ता है ना जहाँ पे मैं कुछ दिनों पहले अशोक के साथ आई थी। उसके बाद धीरज की माँ ने कहा कि माँ जी आप क्या कह रहे हो, अशोक भाई साहब को गुजरे 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं, फिर आप यहाँ पे कुछ दिनों पहले कैसे आ सकते हो, आपने आपकी गोली खाई है क्या। उसके बाद धीरज ने कहा कि माँ प्लीज इस चीजों को इग्नोर करो और उनको उनके अल्जाइमर की दवाई दे दो। लेकिन फिर भी वो जो दादी थी वो रास्ते को एकदम गौर से देख रही थी, जैसे कि वो अभी किसी को तो मिलने वाली है, लेकिन किससे, कौन है। चल रहा था गूगल मैप्स, वो भी चलना बंद हो गया था। फिर धीरज ने अपनी माँ से पूछा कि माँ अगर आपको आगे का रास्ता पता हो तो मैं अपना फोन बंद कर देता हूँ। फिर उसकी माँ ने कहा कि ये जो रास्ता है ये बलिया से अब बहुत ही नजदीक है, ज्यादा रास्ता बचा नहीं है। अब गाड़ी के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया था। आसपास का जो माहौल था बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका था, रास्ते पर कोहरा छा चुका था। उस कोहरे के वजह से धीरज भी गाड़ी के बाहर अच्छे देख नहीं पा रहा था। उस रीजन के वजह से उसने पार्किंग लाइट्स भी ऑन कर दी थी। फिर उसने ना अपने बैक मिरर पे देखा और उसने देखा कि उसकी जो दादी है वो खिड़की के बाहर देखकर मुस्कुरा रही है और किसी से तो बातें कर रही है। फिर जब धीरज ने एकदम कान लगाकर सुना कि वो क्या बातें कर रही है, तो उस समय उसको पता चला कि वो बातों बातों में अशोक का जिक्र कर रही है, जो कि दादी का बेटा था। और उसके साथ साथ एक औरत के बारे में भी बातें कर रही थी, लेकिन वो औरत कौन थी। जब सारे लोग गाड़ी में सो रहे थे उस समय ना धीरज की भी ना थोड़ी थोड़ी करके आंख लग रही थी। और जैसे ही उसने अपनी आंख एक सेकंड के लिए खोला, उस समय उसके आंखों के सामने एक औरत आई और धीरज की गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी। धीरज ने वहीं पे अपनी गाड़ी को एकदम इमरजेंसी ब्रेक लगाया और गाड़ी रोक दी। सब लोग उठ गए। धीरज की धड़कनें एकदम तेज हो गई थी कि इस सुनसान से रास्ते में यह न जाने मुझसे हो क्या गया है। उसकी माँ एकदम कांप रही थी। धीरज के पास उस समय सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो सुनसान से रास्ते पर हर एक चीज को छोड़ के अपने बलिया गांव की तरफ मुड़ जाए, या फिर अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर जाके देखे कि वो औरत कौन थी और क्या वो मरी है कि नहीं। और उसने चुना अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलना। दरवाजा खोलते ही धीरज के कानों में किसी के तो दर्द से चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। रास्ते पर इतना ज्यादा कोहरा छाया हुआ था कि उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त वो थोड़े कदम ना गाड़ी के पीछे की तरफ वो जाने वाला था। वो जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसकी दादी ने अपनी खिड़की नीचे करके धीरज का हाथ एकदम कस के पकड़ लिया और कहा कि बेटा नहीं। धीरज कुछ कहने ही जा रहा था कि उसकी दादी ने कहा बेटा बिल्कुल भी नहीं, कि जो रास्ता यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, ये रास्ता दिन में सिर्फ इंसानों का होता है, रात में नहीं। फिर धीरज ने कहा अरे दादी मैंने अभी अभी किसी को टक्कर मारी है, उसकी मौत हो रही है, मुझे जाके देखने तो दो। फिर दादी ने कहा जिसे तुम बचाने की बातें कर रहे हो तुम एक बार अपनी नजर घुमा के तो देखो क्या वहां पे कोई है भी या नहीं। उस समय यह बात सुनकर धीरज के हाथ एकदम ठंडे पड़ रहे थे। फिर जब उसने वहां पे जाकर देखा भी तो वहां पे कोई भी औरत नहीं थी, कोई नहीं। लेकिन आखिर वो औरत गई कहाँ। डर के मारे धीरज अपनी गाड़ी में लौटा। गाड़ी में लौटने के बाद उसने अपनी माँ को कहा कि माँ वहां पे पीछे कोई भी नहीं थी। उसकी माँ एकदम शॉक हो गई, क्योंकि जब गाड़ी टकराई थी उस औरत से उस समय इसकी माँ ने भी आहट महसूस करी थी कि किसी ना किसी को हमारी गाड़ी ने ठोकर मारा है। फिर धीरज ने कहा कि माँ जब मैंने ठोकर मारी थी उस समय मैंने बैक मिरर पे भी देखा था एक औरत उस सड़क के ऊपर लेटी हुई थी। फिर उसके बाद उसके दादी ने एक बात कही, यही तो हुआ था अशोक के समय भी, वो भी ऐसे ही गाड़ी से उतर के वहां पे गया तो था। और उतने में धीरज ने उनको टोक दिया कि दादी ये सब कुछ क्या है, प्लीज बंद करो ये सब, हकीकत और पुराने टाइम की बातों को प्लीज मिक्स मत करो प्लीज। लेकिन अब धीरज क्या करे, एक औरत को उसने ठोका है और इस चीज का उसको यकीन है, और उसको इस बात का भी यकीन था कि वो औरत यहीं कहीं पे पड़ी है, लेकिन रास्ते पर इतना कोहरा है, इतना सन्नाटा है कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और जब उसने ढूंढा तो वहां पे कोई औरत भी नहीं थी। अब क्या होगा। अब गाड़ी में कोई तो चौथा इंसान आ चुका है, ये धीरज को महसूस होने लग गया था। लेकिन जब जब वो अपने बैक मिरर पे देख रहा था तो पीछे सिर्फ उसकी दादी ही बैठी हुई थी। कुछ देर ड्राइव करने के बाद धीरज को ऐसा लग रहा था कि ये जो झाड़ी आसपास से निकल रही है ना, उसमें से ही वो औरत हमें झांकने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी माँ को पूछा कि माँ आपको कुछ नजर आ रहा है क्या। उसकी माँ ने कहा नहीं तो, आसपास सिर्फ पेड़ पौधे बस यही तो है। लेकिन धीरज को यकीन था कि ये वही औरत है और आसपास ही है कहीं ना कहीं। तो उसने जल्दी से अपनी गाड़ी को एकदम साइड में आके रोक दिया एंड अपनी गाड़ी से वो बाहर उतर गया, ये चेक करने के लिए कि आसपास वो औरत है कि नहीं है। वो एकदम जंगल की तरफ जाने लग गया। फिर धीरज को अचानक से उसके कंधे के ऊपर एक हाथ महसूस हुआ, लेकिन धीरज पीछे पलटने से पहले डर रहा था
हिम्मत करके वो पीछे पलटा और पीछे कोई भी नहीं था। उसने एक राहत की सांस तो ली, लेकिन वो भागते हुए अपनी गाड़ी के अंदर जाके बैठ गया। और अब वो जैसे अपनी गाड़ी स्टार्ट करने गया, उसने अपने बैक मिरर पे देखा तो वही लड़की जिसको उसने ठोकर मारी थी वो चलते हुए धीरज के करीब आ रही थी। जब धीरज ने ये सारी चीज उसकी माँ को बताया तो वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन जब दादी ने सुना वो मुस्कुराने लग गई। धीरज ने कहा कि दादी आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? फिर दादी ने कहा अशोक ने भी यही कहा था, वो भी ऐसी ही सब बातें कर रहा था। धीरज के आगे अब सिर्फ कोहरा था, लेकिन गाड़ी को ना एक्चुअली सीधा जाना चाहिए था, लेकिन हड़बड़ाहट में आके धीरज ने सीधा राइट ले लिया। और धीरज को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये वाला राइट टर्न उसको कहाँ लेके जाएगा। उसकी माँ ने भी फौरन उसको टोका कि बेटा ये कहाँ जा रहा है, हम रास्ता तो सीधा है। फिर धीरज ने कहा माँ मुझे पता नहीं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और मुझे ना ये जो रास्ता है जो सीधा जा रहा था बलिया की तरफ वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई तो हमारा पीछा कर रहा है और वो हमें छोड़ना नहीं चाहता। फिर वो उसी रास्ते पे चलते चलते घबराहट में उसने अपनी दादी की तरफ देखा और पूछा दादी 25 साल पहले अशोक चाचू के साथ क्या हुआ था? आज से 25 साल पहले मैं और मेरा बेटा अशोक इसी रास्ते से गुजर रहे थे। हम लोग बातों में इतने ज्यादा उलझे हुए थे कि हम नजर ही नहीं दे रहे थे रास्ते के ऊपर। फिर अचानक से मेरे बेटे अशोक से एक एक्सीडेंट हो गया। एक लड़की थी गाड़ी के सामने और उसने उसको टक्कर मार दी। मैं उतर के बाहर जाने ही वाली थी कि उसी समय अशोक ने मुझे रोक दिया और कहा कि माँ आसपास कोई भी नहीं है, रास्ते पर कोहरा है, कोई भी नहीं, कोई भी गाड़ी नहीं चल रही। अगर हम बाहर निकलेंगे और अगर किसी को बताएंगे इस बारे में तो शायद मैं फंस सकता हूँ। लेकिन दादी फिर भी उतरी और उसने जब तक जाके उस लड़की को चेक किया वो लड़की मर चुकी थी। लेकिन जब हम अपने गांव के नजदीक जा रहे थे उस समय पता नहीं क्यों हम पहुंच नहीं पा रहे थे। गांव का रास्ता महज 15 मिनट दूर था और घंटों बीत चुके थे। हम अपने गांव पहुंच ही नहीं पा रहे थे। बस इतना सा कह के दादी शांत हो गई। फिर धीरज ने कहा फिर आगे क्या हुआ? फिर धीरज की माँ ने उसकी दादी की तरफ देख के कहा कि माँ अगर आप सच कह रहे हो तो इसको चकवा कहते हैं। धीरज ने कहा कि चकवा ये क्या होता है? चकवा चकवा एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी है जो कि आपका रास्ता भटकाती है। रात में निकले हुए राहगीरों का रास्ता भटकाना इसका शौक है। ये आपको भटकाने के बाद एक अलग ही रास्ते पर लाके पहुंचा देती है। और अगर आप गलती से भी इसके बहकावे में आ जाओ और आप उस रास्ते पर पहुंच जाओ जहाँ पे चकवा आपको पहुंचाना चाहती थी तो आपका बाहर निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। ये सब कुछ सुनने के बाद धीरज और भी ज्यादा डर चुका था, क्योंकि उसने बोला कि मैंने पता नहीं कैसे वो राइट टर्न ले लिया था, शायद मेरी ही मर्जी से। ये कच्चा सा रास्ता है, कच्चे से रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, लेकिन न जाने ये रास्ता भी बड़ा अजीब सा है। पास में एक जंगल है, कुछ टूटे पुराने मकान मुझे दिख रहे हैं, लेकिन एक चीज बहुत ही नायाब है यहाँ पे। मैं कितना भी आगे चले जाऊँ पहुँचता मैं यहीं पे हूँ। एक यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, उसके पास कुछ टूटे पुराने मकान हैं और एक बड़ा बरगद का पेड़। कहीं मैं खुद भी तो चकवा का शिकार नहीं बन गया। धीरज ने कहा कि दादी प्लीज आप याद करने की कोशिश करो, आप लोगों के साथ क्या हुआ था? क्या आप लोगों ने भी गलत रास्ता ले लिया था? क्या आप लोगों के साथ भी चकवा हुआ था? क्या हुआ था? प्लीज याद करने की कोशिश करो। दादी ने कहा कि जो लड़की हमारी गाड़ी से टकराई थी वो हर 10 मिनट में हमें दिखाई दे रही थी। कभी किसी के पेड़ के ऊपर, कभी किसी के पेड़ के पीछे, कभी हमारी गाड़ी के पास तो कभी हमारे गाड़ी के ठीक सामने। ऐसा लग रहा था कि घूम फिर के हम लोग उसी के पास आ रहे थे। मेरे बेटे अशोक ने वहां से निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी, लेकिन हम वहां से निकल ही नहीं पा रहे थे। हम उसी चकवा में फंसे हुए थे। इससे पहले कि दादी कुछ भी कहती, दादी एकदम शांत हो गई। धीरज ने गाड़ी वही बार बार आते स्पॉट पर रोक दी और फिर धीरज ने कहा कि अब शायद से ये सबका राज इसी जगह पर छुपा है। वो तीनों उसी जगह पर उतर गए। उसने गाड़ी रोक दी वहीं पे। धीरज उनसे कुछ पूछे उससे पहले ही उसकी दादी गाड़ी से उतरी और उस जंगल की ओर निकल पड़ी। फिर धीरज ने उनको पूछा कि दादी आप जा कहाँ पे रहे हो? फिर दादी ने कहा अशोक से मिलने। धीरज एकदम चौंक गया और वो भी उनके पीछे पीछे जाने लग गया और उसने देखा कि उसकी जो दादी थी वो एक पेड़ के पास आकर रुक गई और ऊपर देख के माफी मांगने लग गई। फिर धीरज ने पूछा आप किससे माफी मांग रहे हो दादी? फिर उसकी दादी ऊपर देखने लग गई। धीरज ने भी ऊपर देखा तो ऊपर कोई और नहीं, पेड़ की डाली के ऊपर वो ही लड़की बैठी हुई थी जिसको कुछ देर पहले धीरज ने ठोकर मारी थी उसकी गाड़ी से। खून से लिपटी हुई थी वो लड़की। सिर्फ गुस्से भरी निगाहों से वो धीरज को देख रही थी, जैसे कि सिर्फ उसमें गुस्सा भरा है। और धीरज को एक चीज पता थी, अभी वो लड़की सिर्फ लड़की का बदन नहीं है, ये उस लड़की की भटकती आत्मा है। ये ना सिर्फ उनके साथ अब चकवा, लेकिन उनके आसपास अभी एक आत्मा का साया भी मंडरा रहा था।
धीरज ने कैसी भी करके उसके दादी को कहा कि दादी हमको यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। जिस राज की तलाश में धीरज वहां पे आ पहुंचा था वो राज उसे खुद खत्म करना चाहता था। धीरज ने तुरंत उसकी माँ को जाके कहा कि पता नहीं कैसे लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अब सब समझ चुके थे कि इस चकवा से बाहर निकलने के लिए उनको कोई दूसरा ही रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो कि शायद सिर्फ उसकी दादी जानती थी, क्योंकि आज से 25 साल पहले वो ऐसी सेम सिचुएशन में आ चुकी थी। उन्होंने उसकी दादी को पूछा कि दादी अभी हमें क्या करना चाहिए। फिर दादी ने कहा कि वही करना चाहिए जो कि अशोक ने उस दिन नहीं किया था। और दादी ने कहा कि अब मुझे पता है कि हम सबको क्या करना चाहिए। अब दादी ने अपनी पूरी कहानी शुरू करी कि जब पहली बार हमने उस लड़की को अपनी गाड़ी से ठोकर मारा था, तब उस समय अशोक भी मुझसे ऐसे ही सवाल कर रहा था कि माँ अभी मुझे क्या करना चाहिए। मुझे उस समय तो कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे मेरे गांव की कहानियां जरूर याद थी कि अगर ऐसा ही कोई चकवा आपके पीछे कभी पड़ जाए तो आपको चकवे के भूत को कुछ ना कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। और यही बात मैंने उस समय अशोक को भी कही थी। अशोक ने भी ऐसे ही किसी जंगल के पास अपनी गाड़ी रोकी थी और वो जंगल के अंदर गया था। कुछ समय बाद वो वापस लौटा भी था। उसने कहा माँ शिकार भी हो गया, मैंने चढ़ावा भी चढ़ा दिया, अब मैं आपको गाँव छोड़ के यहाँ पे वापस आता हूँ, मुझे यहाँ पे वापस आना ही पड़ेगा। फिर दादी ने पूछा लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो अशोक, आपको यहाँ पे वापस क्यों आना है। फिर अशोक ने दादी को कुछ ऐसी बात कही जिसकी वजह से दादी को ये बात का यकीन हो गया था कि ये उसका बेटा अशोक है ही नहीं।